ये जो सरहदों के पार संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती, कलाओं की कोई सीमा नहीं होती। इस महाभारत उत्सव में आप किस तरह से इसमें प्रतिभागिता कर रही हैं? हम महाभारत के उपकथा अष्टावक्र की कहानी लेके आए हैं। अच्छा, ये उपनिषद का काल का कहानी है और इसका प्रस्ताव आता है महाभारत में। भारत में जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो एज के साथ नहीं जुड़ते। आप बड़ी दार्शनिक चेतना की व्यक्तित्व हैं। आप कैसे आई इस फील्ड में? मैं एक बड़ी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में पैदा हुई, लेकिन हमारे घर में ये था कि सब लोग नृत्य, संगीत और पेंटिंग सीखते थे। भारत की स्त्री जो है वो कुछ भी कर सकती है। क्या आपको नहीं लगता है एक तरफ से नया आकाश खुल गया है स्त्री के लिए? जिस घर में हम भगवान को मानते हैं, जिस घर में हम धर्म का बात कम एक्शन ज्यादा करते हैं, जैसे हम वहाँ रहते हैं, वहाँ स्त्री संतुष्ट रह सकती है। नमस्कार, वीर भारत न्याय सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका स्वागत है दर्शकों। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में बातचीत के लिए उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ जोड़कर ये कह सकते हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। और इस इच्छा शक्ति के साथ जब इस जिंदगी की राहों पर कदम दर कदम आगे बढ़ने का साहस हमारे भीतर उपजता है, तब मंजिलें भी आती हैं। वो मंजिलें जिन्हें हम कामयाबी की मंजिलें कह सकते हैं और निजी खुशी की मंजिलें भी कह सकते हैं। ऐसी शख्सियत जो तमाम रंगों महक सितारी है अपने काम, अपने हुनर के साथ में, उनका नाम है सुश्री अनुपमा होसकेरे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अनुपमा जी। नमस्ते। आप दक्षिण भारत से हैं? हाँ जी, लेकिन इस वक्त हम भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो सरहदों के पार संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती, कलाओं की कोई सीमा नहीं होती है। वो तो बस यहाँ से माँ पाँव में घुंघरू बांध कर बिल्कुल अलग तरह से अपने रंगों महक से सबको तारी करती चलती हैं। इसी तरह तो आपकी भी आमद हुई है इस महाभारत उत्सव में जो 9 दिनों का रचा जा रहा है। कई सारी गतिविधियां, आप किस तरह से इसमें प्रतिभागिता कर रही हैं? आपका पार्टिसिपेशन क्या है इसमें? पहले ये कहना है कि हम लोग मालविका अग्निमित्रम किए हैं, तो मैं विदिशा बोर्ड देखी। हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और दूसरा कि चूड़ाला किए हैं। हाँ, तो मालवा देश तो यहीं पे है, बिल्कुल। और नर्मदा तो त्रिपुरांतक के जगह है, और ये वो भी यहीं पे है जी। और ओल्डेस्ट केव्स भी यहीं पे है जी, बिल्कुल। भील का बेटर। हाँ, हाँ। तो मुझे सिर घूम रहा है यहाँ कि ये बहुत नेचुरल है कि इस जगह पे इतनी खूबसूरत महाभारत उत्सव चल रहा है। तो देखिए, वाह। उत्सुक हूँ और मुझे वहाँ सब जाना है भी, क्योंकि हम लोग किए हैं प्रोडक्शंस इसका। जी जी जी। तो हम महाभारत के उपकथा अष्टावक्र की कहानी लेके आए हैं। अच्छा, ये कहानी क्योंकि देखिए ये उपनिषद का काल का कहानी है और इसका प्रस्ताव आता है महाभारत में। और इसमें क्या सब्जेक्ट है? सिंगल मदर स्पेशल चाइल्ड। सिंगल मदर स्पेशल चाइल्ड। हाँ, ओके, आज थोड़ा खोलिए इसको। हाँ, हाँ, देखिए आजकल हम सोचते हैं कि भारत इसके बारे में सोचा ही नहीं कि अगर अंगविकल जिसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, तो ऐसे कि सिंगल वुमन एक माँ है जिनका उसका बाप पता नहीं कहाँ चला गया, और ये उद्दालक महर्षि है जो हमें चांडोग्य उपनिषद दिए है। हम सोचेंगे कि ये सब बड़े बड़े बातें हैं, लेकिन उनके घर में ऐसा है कि उनका दामाद चला गया है, शिष्य है उनका जी। और बच्चा ऐसा है, तो उसको ये बच्चा को कैसे पालन पोषण किए, और इसका ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, इसका बच्चा का क्या हुआ। तो जनक महाराज की एक आस्थान, ये भी जाता है जनक महाराज के आस्थान में, जो विदेह है जिसका देह का कुछ प्रति कुछ कनेक्शन नहीं है, उसका मोह नहीं है। तो ये भी मुझे हमें पता चलता है उसमें कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो एज के साथ नहीं जुड़ते। जी, बिल्कुल ठीक। और दूसरा है कि जो है सो है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में हम नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं करते हैं। हम जो आते हैं, देखिए यहाँ जी, हमारा आत्मस्वरूप आनंद है जी, क्योंकि हमारे पास सूर्य भगवान है। यहाँ
बहुत लाइट है। तो जब हमारे आत्मस्वरूप आनंद है तो दुख तो होता है, कष्ट प्रारब्ध है तो कष्ट होता है। तो ये क्या है, जो जैसे सूर्य के ऊपर एक बादल आ जाएगा ना, तो सूर्य का हमें लाइट नहीं दिखेगा, लेकिन ये नहीं है कि सूर्य का लाइट है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कहानियों में हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम सब जगह है, कहाँ नहीं है। जब हमारे जन्म होता है जी। तो हम प्रारब्ध लेके ही आते हैं। वाह क्या बात है अनुपमा जी, बहुत बढ़िया। आप अभी जब ये सारी चीजें सुना रही हैं तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप बड़ी दार्शनिक चेतना की व्यक्तित्व हैं, और ये जो दर्शन है जो हमारी कलाओं के मर्म से जुड़ता है, और हम अलग तरह से जिस सभ्यता को आत्मसात करते हुए आ रहे हैं और उसमें जो हमारे जो संदेश छुपे हैं, आपकी थोड़ी सी बातचीत से मुझे समझ में आ रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी जिज्ञासावश ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई कला की, संस्कृति की कोई शिक्षा ली है? आप कैसे आई इस फील्ड में, इस माध्यम में कैसे जुड़ी? ऐसे है कि मैं एक बड़ी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में पैदा हुई जी। लेकिन जब मेरे आने से पहले मेरे बाप का देहांत हो गया और माँ और नानी मुझे पालन पोषण किए। लेकिन हमारे घर में ये था कि सब लोग नृत्य, संगीत और पेंटिंग सीखते थे। क्या बात है। स्कूल में भी, एकेडमिक्स में भी हम लोग अच्छे पढ़ते थे। सारा पूरा सांस्कृतिक पर्यावरण घर में मिल गया आपको। हाँ, और रोज रामायण पढ़ के स्कूल जाते थे और डिस्कशन भी होता था, कोई कहीं से आता, पॉलिटिकल डिस्कशन भी होता है। ऐसे नहीं कि खाली केवल कला वाला की बात नहीं, ये भी कोई है ना, राम का कथा तो वो तो राजा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस होता था, धर्म का डिस्कशन बहुत होता था, और बच्चे लोगों को बाहर नहीं बिठाते, उन सबको इन्वॉल्व करते इसमें जी। और उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं था, आराम से हम, ऐसे लाइफस्टाइल था ये। तो जब मैं पीयूसी खत्म की तो मेरा इच्छा था इंजीनियर बनने की। अच्छा। तो यहाँ फ्रीडम भी था, लेकिन घर में बताया कि नहीं, लड़की, घर में कोई लड़की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, तुम बीएससी कर दो, वो भी अच्छा है। तो मैं क्या कि उस टाइम न्यूज़पेपर में ऐड आता था तो मैं किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं की। तो ऑप्शन हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग में सीट मिला, तो चॉइस है इधर इंजीनियर और नो, वन ईयर लॉस्ट। तो लोगों ने कहा अच्छा तुम इंजीनियरिंग पढ़ो। अच्छा। तो फिर उधर तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद फिर ये समानांतर ये भी चलता रहा। ये कैसे सामंजस्य बिठाया आप? क्योंकि भरतनाट्यम स्टूडेंट थी मैं जी। और वो तो मैं करती रही, कभी भी स्टॉप नहीं की कि इंजीनियरिंग। एंड ये एक है, आजकल बच्चे सोचते हैं कि पीयूसी आ गया तो सब खत्म कर दो, ऐसे नहीं है। मेरे भी 3 बच्चे हैं जो आर्टिस्ट भी है और एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स में है। वाह। तो लड़का प्रोफेसर है ह्यूस्टन में, बड़ी लड़की आर्किटेक्ट है, दूरदर्शन ए ग्रेड आर्टिस्ट है, पपेटियर है, अभी आई है। अच्छा। और तीसरी लड़की वो भी दूरदर्शन आर्टिस्ट है, B+ का, और शी इज अ डांसर, भरतनाट्यम आर्टिस्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में PhD कर रही है। क्या दुर्लभ संयोग है और इतना बढ़िया। यानी ये होता है कि जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर वो भी हो ही जाता है। और देखिए, एक तरफ तो आपका जो एजुकेशन है और आपका प्रोफेशन है और आपकी जो लाइकिंग्स हैं सब मिली हुई। ये जो आपके यहाँ जो पपेट को लेकर जो आप जिस तरह से फोकस हुए हैं, उस स्किल को, उस हुनर को लेकर, ये यात्रा कैसे शुरू की और ये कंसेप्ट कैसे आया आपको धातु वाला? क्या है कि मेरे लाइफ सक्सेस हो गया, मैं अमेरिका गई और बैंगलोर में जो कोर्सेज की थी मास्टर्स में, गेट एग्जाम पास होकर यहाँ मास्टर का सीट मिल गया जी। लेकिन यहाँ एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो मैं अमेरिका चली गई, वहाँ सीट मिल गया। एक्चुअली शादी करके गई वहाँ पे। अच्छा। तो जब वहाँ गई मास्टर्स करने तो वो बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, वो जो फीस भरना है ना जी। तो मैंने सोची क्यों वो फिर से पढ़ना है, बेंगलोर में तो की हूँ, तो यहाँ मार्क्स भी अच्छे आए हैं, मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। तो उनसे जाके बात की डिपार्टमेंट से कि अब मुझे एग्जाम्शन दे दीजिए जी। तो उन्होंने बात की और दे दिए, और मेरे बहुत सारे पैसे जो नहीं था बच गया। अच्छा। तो मैं सोची, ऐसे 2-3 बार हो गया कोई विदेश में,
और मैं हूँ वेजिटेरियन, और मुझे बीच जाके टैनिंग करना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो एलए में हूँ, हम लोग तो है ब्राउन स्किन। तो फिर भी मैं जैसे हूँ वैसे मैं अगर एक्सप्लेन कर सकी किसी को, तो वो लोग ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो भारतीय है। और ये जब मैं ये सोची, एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो मैं सोची कि मेरे बच्चों को और नेक्स्ट जनरेशन को ये देनी चाहिए। तो धातु वॉज NGO स्टार्टेड, क्योंकि अपने में ईगो बाहर रखना है। अगर मेरे नाम से करती रहती हूँ ना, तो मेरे कुछ भी हो सकता है, मैं परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन जो सिस्टम है ना उसको बढ़ानी चाहिए। ये हमारा देश का एक सोच विचार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये NGO शुरू किए, और मैं इंजीनियरिंग थोड़ा कम की काम, क्योंकि मुझे एक मिशन हो गया कि मैं होल्ड नहीं कर सकती, मैं तो ले चुकी हूँ सब, मुझे मिल गया है अभी, तो ऐसे मैं चली गई तो वो ठीक नहीं रहेगा। जो मेरे पास है उसको दे के जाना है। जी बहुत अच्छा, तो- क्या बढ़िया। इसके चलते जब आपने काम करना शुरू किया तो थीम की बात आई होगी, और थीम के साथ उसको प्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से एक बहुत ही मतलब उसकी जो टेक्निक है उस पर भी काम करना है, उसके एस्थेटिक पर भी काम करना है, और उसके बाद उसके मैसेज पर भी काम करना है। इन सारी चीजों को लेकर कैसे किया? पहले थीम पर बात करते हैं। हाँ। कौन कौन सी थीम ली आपने? मेरे सब थीम एपिक से है, रामायण और महाभारत से है। अच्छा फिर भी वो करंट है। अच्छा। जैसे बाप और बेटा का झगड़ा, ईगो फाइट, अच्छा। अबाउट गॉड। आजकल तो वाई नॉट चल रहा है कि बाप घर में एक भगवान को हम पूजा करते हैं, तो बच्चा को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो दूसरा भगवान पकड़ के जाता है। ये थीम नया नहीं है। प्रहलाद के चरित्र आप लेते हैं ना जी। हाँ, एक तरफ ईगो और पावर और पैसे, दूसरी तरफ इनोसेंस एंड भक्ति। क्या बात है। भक्त तो प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की कहानी मिल गया। और हरिश्चंद्र, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तो है सत्यम वदा धर्मं चरा। तो हम बाहर आके मैं जब देखती हूँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा। एक तरफ कल्चर ही कल्चर है, दूसरा तरफ आवारागर्दी और टाइम नहीं रखना। हमारा देश में हमें मुहूर्त मिला है, क्षण मिला है, दो सोच के इन बिटवीन टाइम एक क्षण है। जी जी। किसी और देश में नहीं है। हमारा इतना टाइम कॉन्शियस है, और मुहूर्त सब में है 48 मिनट्स, डू द जॉब विद इन 48 मिनट्स। इस देश में टाइम कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हरिश्चंद्र का कहानी किए हम, और इस पे मुझे लगा कि ये वुमन का पोजीशन क्या है जो बेच देते हैं मार्केट में। तो मैं गई काशी, वहां रही 10 दिन देखने के लिए कि आज भी है। वाह वाह। घाट है आज भी, हरिश्चंद्र घाट, एक्सट्रीम ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो डेथ है। तो जब मैं वहां बैठी तो मुझे एक चीज तो समझ में आया कि ये रिलेशनशिप्स जो होता है ना, वेदर इट इज जैसे कोई भी शक्ति हो जाए या अष्टांग योग हो, कुछ भी हो, वहाँ जो पाथ है, लेकिन जो शादी में जो यूनिटी होता है वो हरिश्चंद्र चंद्रमती और राम सीता, नला दमयंती, इन दोनों में एक ऐक्यता है। हमें उल्टने करते हैं साउथ में कि नारियल पे फूल लगा के उसको एक्सचेंज करते हैं, दो आत्मा एक हो गया। ये एक झलक है भगवान के साथ एक होना। जी जी। तो एक हो गया, तो हम लोग आजकल के नजरिया से देखते हैं कि मैं अलग वो अलग, मेरे पैसे अलग उसका पैसे अलग, मेरे राज्य अलग उसका राज्य अलग। तो ये डिफरेंस इन साइट जब हम बंद कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना खूबसूरत हो सकता है हमारा संसार, हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारा सोच। और ये आश्रम भी। बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, हालांकि जेंडर में कभी भी फर्क करके ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग बहुत एक्टिव मुझे दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए क्योंकि और लोगों के लिए ये प्रेरणा का प्रतीक बन सकता है। देखिए कि आप भी एक भरे पूरे परिवार से आई, नानी के पास आपकी परवरिश हुई, आपने जैसा कि कहा, और फिर तब आपने ये सारा कुछ पा लिया,
जो आप पाना चाहती थी। एक तरफ एजुकेशन, दूसरा था, लेकिन आपने अपनी रुचि का ध्यान रखा। फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा था, कल्चरली यू आर साउंड। फिर बेटी ने भी इसको अपना लिया। ये जो भारत की जो स्त्री है ना, ये भारत की स्त्री जो है वो कुछ भी कर सकती है। ये क्या आपको नहीं लगता है कि फिर से आके खड़ी हुई है मैदान में? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय अगर हम देख रहे हैं, जहां देखो वहां कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर कि वो शाइन नहीं कर रही है? क्या आपको नहीं लगता है एक तरफ से नया आकाश खुल गया है स्त्री के लिए? नहीं, सच्ची बात यह है, अगर हमारे बुजुर्ग हमारे जैसे नहीं थे तो हम ऐसे नहीं होते। अच्छा, तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, वो थे ऐसे। हाँ, तो कुछ संकोच भी थे ना स्त्री को लेकर? नहीं, मेरे नानी भी घोड़ा गाड़ी चलाती थी, मेरे पास फोटो है। अरे वाह। उनके बाप फाइनेंशियल कंट्रोलर थे महाराजा के पास मैसूर में। जी, और बहुत नेक आदमी, जो रिजाइन करके आ गए क्योंकि महाराजा ज्यादा पैसे मांगे अपने परिवार के लिए। उसने कहा कि ट्रेजरी में पैसे नहीं है, मैं आपको ना कर सकूं, वापस आ गए। तो ये ऐसे निष्ठावंत रहे हैं। जिस घर में सच्चाई का हम ऑनर करते हैं जी, जिस घर में हम भगवान को मानते हैं, जिस घर में हम धर्म का बात कम एक्शन ज्यादा करते हैं, जैसे हम वहाँ रहते हैं, वहाँ स्त्री संतुष्ट रह सकती है। उसका पावर होते क्योंकि बाय नेचर आप देखिए तो स्त्री को कलमश कम होता है। ये थोड़ा ऑनेस्टी एक्सेप्शंस है, ताटकी भी है उसका। तो वशिष्ठ विश्वामित्र महर्षि बताते हैं राम को, वो क्वालिटी सब टाइम में है। लेकिन द्रौपदी देखते हैं हम का कैरेक्टर, तो उसका कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज देख के पूछते हैं कि ये क्या मिलती है इसको। शी मैनेजेस, शी वर्क्स हार्ड एंड पिंड भी देती है। वी हैव इंस्टेंस, कुंती इज डूइंग, श्राद्ध भी करते हैं। तो ऐसे है कि पारंपरिक इफ यू सी, भारतीय नारी अलग है, लेकिन आजकल उसको सुन रहे हैं लोग। लेकिन ऐसे हुआ है कि पॉकेट्स में ये सब टाइम रहे। आलिया भाई होलकर देखेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे नहीं है, रानी चन्नम्मा ऐसे नहीं है कि वो अलग रहे हैं। हमारे हरिश्चंद्र का कहानी में भी तो द ग्रिट जो है वो सच्चे से आता है, बिल्कुल। तो द ग्रिट जो है वो राइचुअसनेस से आता है। एक प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट कल्चर ये सबको निकाल देता है। नारी वहां जाए, आज का प्रॉब्लम है। हाँ, तो पिछले दूसरा प्रॉब्लम था, सप्रेशन का प्रॉब्लम था। अभी अबैंडनमेंट का प्रॉब्लम है। क्या, किसका अबैंडनमेंट? हमारा क्वालिटीज का। तो कोई घर में रह के बच्चा का पोषण करते हैं ना, तो उसका क्या मर्यादा मिलता है? आजकल मेजरमेंट तो पैसे से होता है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसका थोड़ा हमें देखना है, क्योंकि वो नेशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए, बिल्कुल ठीक है, सवाल भी उसके साथ जुड़े हैं। और इन सवालों की टोह लेना और इन सवालों को मुख्य धारा में लाके, मुख्य पटल पर लाकर उसके समाधान का रास्ता खोजना, दरअसल यही तो ऐसे महाभारत जैसे उत्सवों की सार्थकता भी है। और दरअसल ये इनके पीछे रचे जाने के पीछे की मंशाएं भी हैं। आप लगातार ये सब काम करते 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 जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति की एक प्रवक्ता के रूप में आप काम कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह के आपने अपने कथानकों का जिक्र किया, जिस तरह के चरित्रों का आपने बखान किया भी, वो सारे वो हैं जो केवल चरित्र नहीं है, वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो दरअसल इस भारतीय आत्मा की आवाज भी हैं। तो ये भारत की आत्मा की आवाज को लेकर आप दिग दिगंत तक जाएं, देश देशांतर तक जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे इस सांस्कृतिक संवाद में भाग लेने के लिए आई, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी। शुक्रिया, नमस्ते।